सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इट्स डेरिवेशन, ये हम कंप्लीट करेंगे आज। तो देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो अच्छे से समझिएगा, 12th में आसानी आ जाएगी। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेडिंग डाल दीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। So what is gravitational potential? Gravitational potential at a point in a gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, जरा ध्यान से समझिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड, और उससे भी पहले हम समझेंगे कि फील्ड क्या होती है। ठीक है, किसी भी तरीके की फील्ड क्या होती है। व्हाट इज फील्ड? फील्ड क्या चीज़ है? फील्ड जो होती है, फील्ड होती है कि कोई भी आपका चार्ज हो, मैग्नेट हो, या आपकी कोई बॉडी हो, ठीक है, वो अपने अराउंड एक एक चीज़ क्रिएट कर देती है, एक जिसका आप फिज़िकली उसको आप समझ नहीं सकते, उसका बस महसूस कर सकते हो। दैट कैन बी ओनली बी फील्ड। ठीक है, उसको बस फील लिया जा सकता है, उसको आप ऐसे टच नहीं कर सकते हो। दैट्स एन इमेजिनरी कंसेप्ट। फील्ड क्या है? फील्ड है एक इमेजिनरी कंसेप्ट। इमेजिनरी कंसेप्ट, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन होता क्या है, कोई भी एक बॉडी के अराउंड वो ना, अगर वो एक चार्ज्ड बॉडी होगी तो अपने अराउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव है सो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को रिपेल करेगी। वो कहाँ तक करेगी? मान लो ये है चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बैठा है, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं रखा है, बट मान लेते हैं मैं यहाँ पे कोई चार्ज रख दूँ, तो वो इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल, कितने फोर्स, क्या फोर्स होगा, हम डायरेक्शन पे नहीं जा रहे अभी, फोर्स क्या होगा उस चीज़ का जो भी इस पर अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो तो उसको निकालने के लिए हमें उसकी फील्ड पता होनी चाहिए, उसकी फील्ड कहाँ से कहाँ तक जा रही है। सो दैट इज़ नोन एज फील्ड। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम फिज़िक्स की भाषा में फील्ड कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज फील्ड। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर है बात। तो उस चीज़ को हम फील्ड कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हटा के एक मास रख दूँ, ठीक है, एक मास रख दूँ यहाँ पे, ये एक मास है। ये जो मास कैपिटल एम है, ये इस पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें फील्ड की मदद लेनी पड़ती है। इसका अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें, अगर हम इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? एक हम जो हमारी ओरिजिनल बॉडी है उसको कंसीडर करेंगे, जिसके अराउंड क्या है, जिसके अराउंड फील्ड है। ठीक है, जिसके अराउंड फील्ड है, कौन सी फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके अराउंड। और फिर हम एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी कंसिडर करी हमने इस पॉइंट पर, और वो बॉडी कैसी है? यूनिट मास की है। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम हो सकता है, 1 मिलीग्राम हो सकता है, 1 केजी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम इसका मास कितनी किस यूनिट में ले रहे हैं। ठीक है, दोनों का सेम यूनिट में होना चाहिए, केजी केजी, मिलीग्राम मिलीग्राम, ग्राम ग्राम। तो हम मान लेते हैं इसका मास, यूनिट मास है, यूनिट मास 1 केजी मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो हमने यहाँ पे एक मास को कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने डी कंसिडर कर लिया है, जैसे हम करते आ रहे हैं। हम यहाँ पे न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ लगा लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो वी कैन से दैट
F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M, और यहाँ पे जो है स्मॉल m लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। क्यों? तो यूनिट मास है। यूनिट मास मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा बस, 1 से तो मल्टीप्लाई हर चीज़ हो ही जाती है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो ये जो चीज़ आई ना, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं उसको। ठीक है, और एक फील्ड जो होती है, फील्ड एक क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखना, फील्ड जो आपकी होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डेफिनेशन अगर आपको सुननी है तो मैं बता देता हूँ। द स्पेस सराउंडिंग अ मटीरियल within which its gravitational force of attraction can be experienced, फील किया जा सकता है, is called its gravitational field। ये एक इमेजिनरी स्पेस है जो सराउंड कर रहा है किसी मटेरियल को, जिसके इर्द गिर्द आप एक फोर्स को, जिसको हम ग्रेविटेशन कह रहे हैं, उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो ये तो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात। और फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको ई से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ध्यान से देखिए, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन, ये जो यहाँ पे जो स्मॉल एम हमने रखा था ना, यूनिट मास, ये क्या है? यूनिट मास, इसका डिवाइड लगा दो। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, बस इसमें क्या, ये एफ ये नहीं आएगा, इसमें फिर एफ हमें क्या लिखना पड़ेगा? एफ हमें ये लिखना पड़ेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। सो हमें ये करना पड़ेगा। सो इस पे अगर हम स्मॉल एम का डिवाइड लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सो अगर आपको कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है, कोई चीज़ अगर आपको याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से एक चीज़ आपको याद आनी चाहिए, क्या कि ये फॉर्मूला तो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है कि यहाँ से तो ये क्या है? ये तो जी है, स्मॉल जी। यस, मैथमेटिकली ये इसको हम जी ही कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल जी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई ये तो फोर्स की थोड़ी बातचीत हो रही है, फील्ड की है, जी तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। लेकिन ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा चुका है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या होता है? फोर्स अपॉन मास ही तो होता है। और ये इंटेंसिटी कह लो या ग्रेविटेशन फील्ड कह लो, ये भी क्या है? फोर्स अपॉन मास ही तो है। यूनिट मास लिया ना हमने, इसलिए ये मैथमेटिकली दोनों चीज़ें होल्ड कर रही है। इसलिए हम कहते हैं द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फ्री एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट मास। इसको हम टेस्ट मास भी कहते हैं। ठीक है, इसको टेस्ट मास भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट मास and is equal to the acceleration produced in the test mass when placed at that point। मतलब क्या कि ये जो फील्ड जो आपकी आ रही है ना, फील्ड जो आपकी आ रही है ड्यू टू दिस टेस्ट मास, ये किसके इक्वल है? ये उस चीज़ के इक्वल है, उस क्वांटिटी के इक्वल है। अगर ये मास यहाँ से फ्रीली मूव करना शुरू कर जाए, इसकी तरफ फ्रीली मूव करना शुरू कर जाए, मान लो दुनिया में और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो एक दिन के लिए कि दुनिया में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ये और ये, तब तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे की तरफ खींच ही लेंगे, ये कोई और तो है नहीं। तो फिर इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, वो इसके मुकाबले तो बड़ा ही है, तो इसको खींच लेगा। फ्री एक्सेलरेशन मतलब कि एक तरीके से फ्री फॉल समझ लो, कोई और फोर्स ना लगे, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगे। तो उसमें जो क्वांटिटी आएगी और जो इंटेंसिटी है, दोनों मैथमेटिकली क्या है? एक पॉइंट पर सेम है। ठीक है, एक पॉइंट पर क्या है? सेम है। Hence the gravitational field intensity of the earth at any point is equal to acceleration produced in the freely falling body at that point। ठीक है, बात वही है कि अर्थ का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। अर्थ पे जो हमारी सरफेस पे या थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो किसके इक्वल है? अगर वो बॉडी को हम वहीं से फेंक देते हैं नीचे और फ्री फॉल कर जाती है वो, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, वो उसी चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो ई किसके इक्वल हो गया? जी
इक्वल टू ई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजिंग लगती है पहली बारी में, मतलब अनएक्सपेक्टेड सी है, ये ऐसे कैसे हो गया, इंटेंसिटी अलग चीज़ होती है, एक्सेलरेशन अलग चीज़ होती है, बट फिर भी मैथमेटिकली इक्वल हो जाती हैं ये दोनों चीज़ें। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन भी होगी फिर। अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी ना, जो जी की डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन पे होगी। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ई की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ध्यान रखना, ये डायरेक्शन है ये। जिस तरफ फोर्स अप्लाई होगा, जिस तरफ एक्सेलरेशन होगी, उसी तरफ अपने ई की यानी कि फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। और यही फील्ड आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज़ करते हो। बस यहाँ पे आप फोर्स की जगह, मतलब फोर्स की जी की जगह के लिख दोगे, एम की जगह क्यू लिख दोगे, अपॉन डी स्क्वायर का डी स्क्वायर रहेगा, या आर स्क्वायर लिखना है तो वो कर दो, उसमें भी सारी चीज़ें यही कहलाएंगी। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी हो गया, ठीक है। अगर नज़र ना आ रहा हो तो थोड़ा देख लो यहाँ से, ठीक। तो ये चीज़ आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी प्रूफ होती है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है फिर से समझ लो, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये रियल नहीं है, कोई कोई यहाँ पे लाइन नहीं है। होता क्या है, कोई ना कोई जब भी हम देखें एक बॉडी है, वो चाहे यहाँ पे मास है चाहे नहीं है, फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा है ना। ये तो है नहीं कि मास आएगा तब भी फोर्स आएगा, मास नहीं भी है तब भी तो फोर्स तो उस जगह पे, इस पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये मास, वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। और वो मैथमेटिकली किसके इक्वल निकल के आ रही है, अगर उस मास को रख दे और वो फ्री फॉल कर जाए उस पर, तो उधर जो एक्सेलरेशन आएगी वो उसके मैथमेटिकली इंटेंसिटी या फील्ड कह लो, वो उसके इक्वल आता है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं इस चीज़ को। अब हम समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेरिवेशन समझ लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आखिरकार क्या चीज़ है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड से एक कदम आगे है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड से एक कदम आगे की चीज़ है, ज़्यादा इसमें डरने वाली बात नहीं। चलो, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने क्लास 9th में MGH पढ़ा है ना, बस वही है, बस वही है। बस क्या है ना, वहाँ पे आपने MGH बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ा था। ये बम फूटा है तो थोड़ी आवाज़ आई होगी आई थिंक। सो मैं क्या कह रहा था कि वहाँ पे हमने MGH बड़ी ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ा है, यहाँ थोड़ा उसको डाइवर्सिफाई किया गया, फील्ड, पोटेंशियल, इंटीग्रेशन, ये सब से डराया गया आपको। डरने की कोई बात नहीं है, इसको आराम आराम से समझेंगे, आराम आराम से समझना, लिखना साथ के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिमाग में ये रखना हमने कहाँ जाना है, MGH में, ठीक है। MDH नहीं जाना हमको, MGH में जाना है, ठीक है। सो कंसिडर अ मास, कंसिडर अ मास ऑफ कैपिटल M, ठीक है। इसको हम कैपिटल M मास कंसिडर कर लेते हैं। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ठीक। तो उसके लिए मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पहले भी बताई थी, फिर बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात हो रही है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंकिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, एक यूनिट मास ले रहे हैं, फिर से उसको हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं जो कि कहाँ है, जो कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही अंदर कहीं है, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही कहीं है, तो उतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो उस वर्क डन की क्या वैल्यू होगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब ध्यान से सोचोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना, नेगेटिव में आएगा। सबसे पहली बात, क्यों नेगेटिव में आएगा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। नेगेटिव इसीलिए आएगा क्योंकि पता क्या है, आप एक बॉडी को देखो, समझा इसको ध्यान से, दो बॉडीज, एक तो मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ दो बॉडीज, इसको मैंने जब समझा था ना, इसको 2 दिन लग गए थे मुझे समझने में, मैंने इसको ऐसे ही समझा था। आप दो बॉडीज, जो पार्टिकल वाली या मटेरियलिस्टिक बॉडी कंसिडर करो, और दो आप कंसिडर करो
चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। और एक फिर से कंसिडर करो पॉजिटिव और पॉजिटिव। इन तीन केसेस से ना हम समझेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या खेल है। इसको रट्टा नहीं मारना है, ये नहीं कि यार रट लो कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, नहीं, कितनी चीज़ें रटोगे, आगे बहुत चीज़ें आएंगी। तो ध्यान से देखो होगा क्या, ये दो मासेस, ये पहले इस पे आते हैं, ये दो मासेस, हमें पता है एक चीज़ की एनर्जी और स्टेबिलिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये क्या है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इन्वर्सली रिलेटेड है। एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा एनर्जी कम, जितनी कम एनर्जी होगी उतना सिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी जो आप निकालते हो ना, ये एक ऑब्जेक्ट की नहीं होती। पहली बात, एक ऑब्जेक्ट की कभी भी इस पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है। अगर आप mgh पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की नहीं है, वो है ऑब्जेक्ट और अर्थ सिस्टम की। ऑब्जेक्ट अर्थ सिस्टम है एक, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो। समझ में आ रही है बात। अब देखो ये दोनों जो मासेस हैं क्या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे? क्या ये विल और नॉट विल, मैं ऐसे ऑप्शंस दे रहा हूँ, विल और नॉट विल, दे विल वांट, और दे विल वांट क्या होता है, दे वांट टू अट्रैक्ट ईच अदर। यस, वो अट्रैक्ट होना चाहेंगे, ये वो चीज़ चाहेंगे कि वो अट्रैक्ट हो जाए। होप आपको दिख रहा है सही से सब कुछ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, थोड़ा सा डिम सा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो सब सही है वैसे, ठीक है। सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्यों? क्योंकि भाई ग्रेविटेशन फोर्स है, तो दे विल अट्रैक्ट। और ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्ट। तो जो बॉडी करना चाहती होती है ना, जो भी सिस्टम करना चाहता होता है, अगर वो चीज़ कर पाए, वो काम कर पाए, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी आ जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं रोज़ 8 घंटे पढूं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बर्डन नहीं लगेगा। वही चीज़ इनके साथ होती है, वही चीज़ इनके साथ होती है। तभी तो साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड है। तो वो सब बातें बाद में करेंगे। ये देखो, ये मासेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होना चाहते हैं, इसका मतलब इनकी एनर्जी दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे अट्रैक्ट करेंगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या, कि अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज करती है, अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज करती है। दैट्स वाई नेगेटिव साइन, इसीलिए क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। जबकि अगर हम इसको दूर करना चाहें तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा हमको। जैसे कि मैग्नेट को कंसिडर कर लो, ज़्यादा आसानी होगी। मैग्नेट अगर आपके पास हो, उनको दूर करना हो एक दूसरे से, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, दूर करने के लिए लगाना पड़ता है ना। सो दैट्स वाई वी हैव टू अप्लाई फोर्स, वी हैव टू अप्लाई फोर्स। तो जो वो हम फोर्स लगाते हैं, फिर उसी की तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है हमारी। सो दैट्स वाई तब क्या आता है साइन, तब साइन पॉजिटिव का आता है। दैट्स वाई जो MgH होता है, MgH वो पॉजिटिव में आता है, MgH कभी नेगेटिव में नहीं आता। आप यही जब भी आप 9th क्लास में MgH वाला क्वेश्चन करा होगा आपने, हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। क्यों भाई पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि हम अर्थ से बॉडी को ऊपर खींच रहे हैं, दूर कर रहे हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे बॉडी दूर होती है ना एक दूसरे से, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। वो नहीं चाहती कि मैं दूर रहूं, दे विल नॉट, ठीक है, नॉट विल टू गेट सेपरेटेड। सेपरेट करोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं मुझे साथ में आना है, साथ में आना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पूरे सिस्टम की, एक की नहीं, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ आ जाओ, सेकंड से पहले थर्ड वाले में आ जाओ, चलो इसमें आ जाओ।
ये देखो, मैंने एरो तो यहाँ बना दिए हैं, लेकिन ये यहाँ के अट्रैक्ट होंगे नहीं, दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि लाइक चार्जेस है, रिपेल करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को साथ में लाना चाहो, जैसे कि साउथ पोल को आप साथ में ले आओ, तो क्या होता है, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, बॉडी नहीं चाहती कि वो साथ में आए, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, दैट्स पॉजिटिव। लेकिन जब ये दूर दूर जा रहे हैं, खुद से ही जा रहे हैं, एनर्जी अपनी लूज करते जा रहे हैं, एनर्जी अपनी लूज करते जा रहे हैं, जैसे कि एक एटम होता है, इसको बहुत तरीकों से समझ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं एनर्जी स्टेबिलिटी नेगेटिव पॉजिटिव साइन को समझने के। एक एटम है, ये न्यूक्लियस है उसका, ये एटम के जो है सारे शेल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है मुझे बताइए, स्टेबल एक इलेक्ट्रॉन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, जब वो सबसे इनर मोस्ट शेल में होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, -2.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, पता नहीं कहाँ होती है, कुछ तो होती है, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव तभी होती है। नेगेटिव का मतलब क्या, सबसे ज़्यादा नेगेटिव का मतलब क्या, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, सबसे बाहर जब चली जाती है तो वो एटम क्या कर जाता है, आयोनाइज कर जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, समझ पा रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे अंदर जंप करता जाता है ना, वैसे वैसे एनर्जी जो है लूज करता है वो, तभी तो फिर वो उस एनर्जी को बाहर भेजता है, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ईएम वेव्स की फॉर्म में, सिंपल। जैसी इलेक्ट्रॉन एक हाइयर ऑर्बिट से, एक हाइयर एनर्जी ऑर्बिट से, एक हाइयर एनर्जी शेल से एक लोअर एनर्जी शेल में आता है, वो अपनी बची हुई एनर्जी बाहर फेंक देता है, स्टेबल हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये अंदर क्या है, अंदर प्रोटॉन है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों में चार्ज क्या अपोजिट है, केस कौन सा हुआ, ये वाला, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में आएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी गेन करते चले जाएंगे। तभी तो हम इन्फिनिटी पे क्या मानते हैं कि इन्फिनिटी पे एनर्जी ज़ीरो है, जैसे जैसे वो पास आ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी नेगेटिव होती चली जा रही है। ऐसे ही हम ये मास वाले केस में मान के चलेंगे इस टॉपिक पे जो हम अभी करने वाले हैं, कि इन्फिनिटी पे एनर्जी ज़ीरो है, जैसे जैसे वो आ रहे हैं पास वैसे वैसे क्या कर रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आपको ये चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी जब मैं लिमिट्स डालूंगा कि क्यों मैंने वहाँ पे ज़ीरो को इन्फिनिटी पे मैंने फोर्स ज़ीरो माना, और क्यों मैं इन्फिनिटी से आर पे आ रहा हूँ, और ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, क्या हो क्या रही है, रट्टा नहीं मारना, क्यों नेगेटिव आ रही है, क्यों पॉजिटिव नहीं आ रही है, क्या चक्कर क्या है स्टेबिलिटी और ये एनर्जी का, ये साइन का क्या चक्कर है, अट्रैक्शन में क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि वो जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे एनर्जी लूज करता है। और बाय कन्वेंशन हमने ये मान रखा है कि इन्फिनिटी पे अट्रैक्टिव बॉडीज़ के लिए इन्फिनिटी पे एनर्जी ज़ीरो होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी वहाँ ज़ीरो है तो जब पास आएंगे तो और कम हो जानी चाहिए, तो और कम होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये बाय कन्वेंशन है। इसको आप मतलब इसको क्यों नहीं कर सकते, ये बाय कन्वेंशन है कि हमने वहाँ पे ज़ीरो मानी है। क्यों मानी है, कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम वहाँ पे कुछ और मान लेंगे ना, वहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी मान लेंगे, ज़ीरो मान सकते हो आप कहीं, या इन्फिनिटी मान सकते हो, कोई एक नंबर तो आप मान नहीं सकते, कैसे मानोगे। तो अगर आप वहाँ पे इन्फिनिटी मान लोगे ना, तो आपको फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी क्या मतलब, इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, पता नहीं क्या वैल्यू है। ज़ीरो की तो फिर भी एक डेफिनेट वैल्यू तो है कम से कम, इसलिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, आपको बड़ी आसानी से डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगा, क्यों नेगेटिव आ रहा है ये भी समझ में आ जाएगा, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डेरिवेशन करते हैं इसका। सो एक सिस्टम हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा सा पास ले आओ अगर नज़र नहीं आ रहा है तो। हाँ ये ठीक, हाँ ये ठीक है। सो देखो हमने एक सिस्टम कंसिडर करा है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसको हमने अर्थ कंसिडर कर लिया है। सो ये अर्थ है, और ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही होंगी अगर, हाँ दिख रही हैं, सो ये क्या है, ये फील्ड है उसकी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ये पी पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर है। ठीक, वो देखो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है इन्फिनिटी पे आपका पॉइंट मास रखा हुआ है, जो सर्कल में मैंने रखा है वो पॉइंट मास है। अब मैंने क्या करा है, ये जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है,
कि इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से इसको पी पॉइंट पे लेके आना है। ठीक, तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट में लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सिंपल सा मतलब ये है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट लाने पर हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहली बात, वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी इनकी लूज होती चली जाएगी। हमें जो एक्चुअली कोई वर्क डन करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये खुद ब खुद एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। हम इस केस में मान के चलते कोई और बॉडी नहीं है जो इन लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो, ये दोनों स्पेस में बस दो ही बॉडीज़ हैं, और दो ही बॉडीज़ होंगी फिर तो कहीं से भी अट्रैक्ट कर ही लेंगे एक दूसरे को। समझ रहे हो ना बात को। तो जो इन्फिनिट पे जो बॉडी है उसको पी पे लाने पे हमें एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है वर्क। क्योंकि मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो कौन सा लगाऊंगा, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वो तो इन दोनों का इंटरनल फोर्स है, इंटरनल सब कुछ हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए नेगेटिव वर्क डन आएगा। सो अब मैंने क्या करा, मैंने मान लिया, देखो यहाँ पे सिंपल सी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक फंडा क्या है, एलिमेंट बढ़ाओ, सॉरी एलिमेंट बनाओ, एलिमेंट बनाओ, ऐड करो, बस ये बेसिक फंडा याद रखो। हर तरीके की इंटीग्रेशन हो जाएगी, चाहे वो यहाँ पे हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो, चाहे वो आपका सेंटर ऑफ मास में हो, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स में हो। करना क्या है, एलिमेंट बनाओ, ऐड करो, एलिमेंट बनाओ, ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पाथ पर हमने एलिमेंट कंसिडर कर लिया ए बी, जिसकी लेंथ क्या है, डी एक्स है, और ये जो अर्थ है इसके सेंटर से ए का डिस्टेंस हमने एक्स लेट कर लिया। सो डी एक्स पे हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू वर्क डन निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, बॉडी तो इन्फिनिटी से लानी है ना, बॉडी तो इन्फिनिटी से लानी है। सो इन्फिनिटी से कहाँ तक, ये पी तक, पी का है आर पॉइंट तक है। बस इसको पहले आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम whose gravitational field is shown in the figure, yes, and p is the point inside its gravitational field. A unit mass is placed at infinity, and that unit mass is being attracted by this body. So let us consider an element AB whose length is dx, and it is at a distance of x from the center of the earth. Now we have to find the work done from attracting the body from point A to point B, ठीक है, वो आपका डिफरेंशियल फॉर्म में आएगा। सो अब हम उसको निकालते हैं फटाफट से, ठीक है। अब तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मैथमेटिक्स है। सो यहाँ से सबसे पहले तो आप फोर्स निकालो कि कैसा फोर्स कैसा लगेगा। फोर्स आपका वही न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन किसका स्क्वायर लगाओगे, यहाँ पे डी स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसा कोई स्क्वायर नहीं लगाना, एक्स स्क्वायर लगाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम कोई एक्स दूरी से हम मेज़र कर रहे हैं उसको, एक्स क्या करेगा, चेंज करता चला जाएगा, तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर, ठीक, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। सो ये कैसे निकलेंगे, डी डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ, क्योंकि ये डी डब्ल्यू है तो यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। डी एफ कुछ नहीं होता, छोटा फोर्स बड़ा फोर्स, ये कुछ नहीं होता, छोटा वर्क डन बड़ा वर्क डन, छोटी डिस्प्लेसमेंट बड़ा डिस्प्लेसमेंट। ये आपको प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा कि एलिमेंट किन किन चीज़ों का निकलता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इन सब का कोई एलिमेंट नहीं निकलता। एलिमेंट किसका निकलता है, वर्क डन, छोटा वर्क डन बड़ा वर्क डन, छोटी डिस्प्लेसमेंट बड़ी डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों का निकलता है, ठीक है। छोटा टाइम बड़ा टाइम, दैट्स वाई फोर्स छोटा बड़ा नहीं होता, फोर्स तो जितना लगेगा उतना ही लगेगा ना। चलो करते हैं हम डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को आप डब्ल्यू लिख दो, इंटीग्रेशन के बाद तो वैसे डब्ल्यू आ जाएगा। एफ को आप लिख दो जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इसको बाहर ही रहने दो, मैं एक स्टेप आगे चल के जा रहा हूँ, ठीक, 1/x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया। और यहाँ पे लिमिट डाल दी है मैंने, कहाँ से कहाँ तक लिमिट देखो, इन्फिनिटी से आर आना है हमको। सो इन्फिनिटी से कैपिटल आर, ठीक है, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक हमें जाना है,
ठीक। सो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन सारी चीज़ें करोगे, इंटीग्रेशन खुद से कर लेना यार, अभी काम है, सारी इंटीग्रेशन कराने बैठूंगा मैं, कोई मैथ्स तो करा नहीं रहा यहाँ पे। एक्स की बार -2 लगाओ, -2 + 1 करो, अपॉन -2 + 1 करो, सारी चीज़ें करो, आपका आंसर लास्ट में क्या आएगा, W इक्वल्स टू, क्योंकि इन्फिनिटी डिवाइड में जाएगा कहीं ना कहीं, सो इन्फिनिटी 1/∞ 0 होता है, तो W इक्वल्स टू -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये स्मॉल r आ जाएगा। सो ये आपका वर्क डन आ जाएगा यहाँ से, ठीक। और व्हेन वी वांट टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम r1 टू r2, मान लो कोई r इन्फिनिटी से यहाँ तक नहीं लाना हमको, कोई r1 कोई डिस्टेंस है, r2 कोई डिस्टेंस है, वहाँ से यहाँ तक लाना है, तो उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से करके हम क्या निकालते हैं वहाँ से कि डेल्टा W जो आएगा वो mgh आता है उस केस, जब हम r1 से r2 में लेके जाते हैं, सच दैट r1 जो है स्मॉल है, R2 लार्ज है, तो R2 लार्ज है, दूर लेके जा रहे हैं, दैट्स वाई पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से हो जाता है वो। सो उस चीज़ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शायद से थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है आज की वीडियो की, बट कोई बात नहीं, समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।